हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सेन आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल कंपटीशन गुरु 92 पे। पिछले वीडियो में मैंने भारत के संविधान का इतिहास शुरू किया था, जिसको आगे इस कड़ी में पढ़ाते हुए चलेंगे। और मैंने 3 एक्ट कवर किया था। 1600 का चार्टर, 1726 का राजलेख मतलब चार्टर, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जिसके बारे में रिवीजन करना चाहे तो कर दीजिए। तो 1600 के में एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि इसके तहत कंपनी का गठन इंडिया में हुआ था, और महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों तक भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी, गवर्नर प्लस उसके 24 साथियों को। ठीक है, और 1726 में ये बात कही गई थी कि विधि बनाने की शक्ति मतलब लॉ बनाने का पावर जो है वो प्रदान कर दिया गया था। किसे प्रदान कर दिया गया था? वहाँ मतलब वहाँ इंग्लैंड के में जो लोग थे, मतलब जो राज्यपाल आए थे, जो गवर्नर थे, उनको जो है विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। और इससे पहले जो है ना, ये रुकिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ एक बार फिर से। जो 1726 का चार्टर था, उसमें कोलकाता, मुंबई और मद्रास, CMM जिसको शॉर्ट में कहेंगे, के प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों, मतलब जो गवर्नर थे कौन, इंडिया का नहीं, मतलब आए तो विदेश से थे, विदेशी गवर्नर को, उनको क्या कर दिया गया था? लॉ बनाने की पावर दे दिया गया था। ठीक है, और इससे पहले ये जो शक्ति थी वो डायरेक्ट इंग्लैंड में स्थित जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनके पास थी। ठीक, अब इसके बाद मैंने बताया था आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, वो इसी व्यवस्था के अंतर्गत बना था। तो जो वॉरेन, मैं इस चीज़ को कवर नहीं किया था पिछले वीडियो में, बता दे रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग, कुछ 2 बार लिख के, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक, जो वॉरेन हेस्टिंग थे, इनको प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया गया था। ठीक है, कहाँ का? बंगाल का। ठीक है, तो किस व्यवस्था के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था के तहत जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल इनको बना दिया गया था। एक ये बात इसमें इम्पॉर्टेंट थी, और एक बात ये इम्पॉर्टेंट थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि जो इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य, मतलब जो गवर्नर जनरल था उसके साथ 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। कितने? 4 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट थी कि इसी के तहत जो है उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन किया गया था, जिसमें 4 लोग थे, जिसमें टोटल 4 लोग थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम एलियाजा इम्पे या सर एलियाजा इम्पे था, और 3 अन्य लोग थे, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड के नाम से थे। तो इतना मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब आगे अगर हम देखें तो आगे हम आज आपको बताएंगे 1781 का एक्ट। तो इसको 1781 का एक्ट क्या है? वो 1781 का सेटलमेंट एक्ट के नाम से ये जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, थोड़ा ठीक है,
1781 का सेटलमेंट एक्ट। इसमें जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बस इसमें यही बताया गया है कि ये एक्ट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ये एक्ट किस लिए लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। समझ रहे हैं? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। ठीक, अब अच्छा, इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि जो कलकत्ता की सरकार को, मतलब जो कोलकाता की सरकार थी, कलकत्ता के जो गवर्नमेंट थे, उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मतलब कौन? गवर्नर को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, क्या हो गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, BBU। ठीक है, BBU बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए लॉ बनाने की पावर दे दी गई थी। ठीक है, लॉ बनाने की पावर दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी? कलकत्ता की गवर्नमेंट को। ठीक, BBU बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सरकार। ठीक है, अब ये पूरा तरीके से धीरे धीरे सब नियंत्रण में आ रहा था ना अंग्रेजों के, तो जब जैसे नियंत्रण में आ रहे थे वैसे वैसे वो अपने हिसाब से लॉ बनाना शुरू कर देते, क्योंकि उनका दूरगामी सोच थी कि इंडिया को पे कब्जा करना ही करना है। ठीक, अब अगला और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है, जिसको ध्यान से सुनिएगा, जिसको कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, अब पहले सुन लेते हैं इसमें हुआ क्या था कि अब जो कंपनी थी और उसके जो प्रशासन, वो ब्रिटिश सरकार की नियंत्रण पे पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार पे का नियंत्रण हो चुका था इस पे। ठीक, और जो कंपनी थे, जो भी कंपनी के मतलब जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य, मतलब कंपनी और राजनीति, मतलब पॉलिटिक्स, दोनों अलग अलग कर दिया गया था। अब ये दोनों इक्वल नहीं थे। अब ये दोनों इक्वल नहीं थे, एक ही के साथ जो है ये शासन नहीं होता था, अब दोनों अलग अलग होता था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो क्या हुआ था? राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य, दो वर्ग होते ना, यहाँ पे देखिए, एक बिजनेस वर्ग और पॉलिटिकल वर्ग जो है, अब जो है वो नॉट इक्वल हो गए थे। ठीक, अब वो एक दूसरे को मतलब अलग अलग कर दिया गया था। और भारत में जो कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और भारत में द्वैध शासन की शुरुआत 1858 द्वैध शासन की शुरुआत हुई, और जो कि 1858 तक विद्यमान थी। इसी एक्ट के तहत जो है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन का निर्माण हुआ। और कंपनी के वाणिज्य, मतलब जो कॉमर्स संबंधित मामले थे, रिलेटिंग मामले थे, उनकी देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखने की अनुमति दे दी गई कि भैया अब आप देखिए। जबकि जो राजनीति मामले थे वो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स देखता था, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल एक्टिविटी देखते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखते थे? पॉलिटिकल मैटर्स को ये हैंडल करते थे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें बस इतना ही जानना है। तो हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में क्या जाना? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें दो तीन बातें ही इम्पॉर्टेंट है। पहला ये कि इसमें जो है द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो कब तक चला? जो
1858 तक चला। ठीक, शुरुआत किसमें, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन का शुरुआत हुआ था। और जो दूसरी बात है, जो बोर्ड ऑफ, देखिए दो लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखते थे, कॉमर्स से रिलेटेड जो मैटर होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे तो जो राजनीतिक, जो पॉलिटिक्स से संबंधित मैटर्स होते थे वो आपके कौन देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे। ठीक, दो बात ये इसमें इंपॉर्टेंट हुई। और एक बात ये इसमें इंपॉर्टेंट है, याद करने योग्य है कि तो जो भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को, जो जहाँ जहाँ भी कंपनी के शासन चल रही थी, मतलब जैसे बंगाल हो गया, मद्रास हो गया आपका, ठीक है, और उधर नीचे क्या नाम है, कालीकट वाले रास्ते हो गए, सब जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ों की शासन थे, कालीकट नहीं था सॉरी, वहाँ पे तो पुर्तगाली शासन चल रहा था। जहाँ जहाँ भी मद्रास हो गया आपका, बंगाल हो गया, मुंबई हो गया, ये सब में ब्रिटिशर्स के शासन हो रहे थे। बिहार में भी शुरू हो गया था। तो जो जो जगह थी वहाँ पे अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसमें बस इतनी ही जानकारी पिट्स इंडिया एक्ट में जानकारी रखने योग्य बात थी। ठीक है, अगर हम अगले एक्ट के बारे में बात करें तो इसको कहा गया 1786 एक्ट ऑफ 1786। इसको कोई वैसा नाम नहीं दिया गया, एक्ट ऑफ, लिख देता हूँ, एक्ट ऑफ 1786। अब 1786 में भी कोई बहुत ज़्यादा जानने की बात नहीं है। अब क्या कर दिया गया ना कि इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, कौन सी स्पेसिफिक परिस्थितियों में अपने जो परिषद के निर्णय था उसको निरस्त करने और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। तो दो चीज़ इसमें जानकारी है आपको जो कि पता होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, पहला आपका दो चीज़ इसमें आपको जानकारी है कि जो इस अधिनियम के द्वारा, जो इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, जो गवर्नर जनरल थे विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को, जो भी इनके परिषद थे, अपने परिषद के डिसीजन को निरस्त करके और अपना जो इनका खुद का डिसीजन होगा उसको जो है वो लागू कर सकते थे। ठीक है, और इसमें एक बात ये थी 1786 के एक्ट में एक बात और ये थी कि जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान कर दी गई थी, की गई। ठीक है, सॉरी, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, फिर अगला आता है 1793 का, जिसका 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। अब 1793 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया, अब इस अधिनियम के माध्यम से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामले को निपटारा कर रहे थे, के सदस्यों को भारतीय राजस्व, मतलब जो इंडियन रेवेन्यू होगा, अब पैसा उनको इंडियन रेवेन्यू से, मतलब जो भी उनको सैलरी दी जाएगी, जो भी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे, जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे, उनको जो सैलरी दी जाएगी वो कहाँ से दी जाएगी, इंडिया के राजस्व से। मतलब जो भी इंडिया का राजस्व होगा, जो भी इंडिया का खजाना, मतलब
जो भी उनका इंडिया का राजस्व होगा अब उसी से इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर को सैलरी दी जाएगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन थे? जो पॉलिटी से रिलेटेड मैटर को डील करते थे, ठीक है। और क्या कहा गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया, ठीक। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो सैलरी थी अब 1793 के चार्टर एक्ट में जो सैलरी के बारे में बात की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर की, वो कहाँ से दी जाएगी? इंडिया के राजस्व से, इंडिया के रेवेन्यू से इनको दी जाएगी, ठीक। अब आता है 1813 का एक्ट, मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि जो व्यापार था, व्यापार में जो मोनोपोली चलता था, मतलब एकाधिकार चलता था, अब वो समाप्त कर दिया गया। कंपनी के मतलब इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा कि चीन कौन सी ऐसी देश था जिसके साथ व्यापार एकाधिकार होने पर भी नहीं समाप्त किया गया? वो थी चीन। मतलब हालांकि चीन कंपनी को चीन से व्यापार करने का तथा कंपनी का भारत में चाय का व्यापार का एकाधिकार जारी रखा गया। और इस अधिनियम के तहत शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई। जो शिक्षा के विकास एवं विस्तार का उसका 1 लाख रुपए तक की व्यवस्था की गई। और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया, ठीक। और इसमें एक ये चीज़ हुआ था कि जो ईसाई मशीनरी थी ना, अब वो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इंडिया में आने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। इस चार्टर एक्ट के तहत जो है वो इंडिया में मतलब ईसाई मशीनरी थी, उनका इंडिया में आकर के प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई थी। ये क्वेश्चन UPUD अपर डिविजनल शेयर अकाउंटेंट में 2002 में आया हुआ था, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 चीज़। एक कि इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब एकाधिकार की समाप्ति हो गई, एकाधिकार की समाप्ति हो गई, ठीक। और क्या हुआ? लेकिन चीन के साथ व्यापार जारी रखा गया, ठीक। चीन के साथ व्यापार जारी रखा गया। तो भैया औजारी में कौन सा चाय रखा गया था? चाय का व्यापार, ठीक। अब जो है ना इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई। भाई एजुकेशन सिस्टम इंडियन पीपल को पढ़ा लिखा बना तभी तो उनसे काम ले सकते थे। अब ज़्यादा तो पढ़े लिखे थे नहीं। तो शिक्षा के विकास के लिए, किसके लिए? शिक्षा के विकास के लिए कितने रुपए की राशि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रतिवर्ष पर ईयर जो है वो देने की व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है। और जो ईसाई मशीनरी थी, जो ईसाई मशीनरीज, जो ईसाई मशीनरी थे उनको क्या कर दिया गया? उनको अलाउ कर दिया गया। क्या अलाउ कर दिया गया? कि आप भी आएँ और इंडिया में आ करके अपना प्रचार प्रसार करें। अभी अलाउ तो कर दिया गया, अब इसका दूरगामी परिणाम बहुत तगड़े हुए हैं। दूरगामी परिणाम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, ठीक। अब ये तो था 1813 का चार्टर एक्ट। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ? अब देखिए, अब जो ना अभी तक बंगाल के अब क्या ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब बंगाल का उस समय जो गवर्नर जनरल था, अब उसे क्या कहा जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन जो समय था, अब क्या बन जाएगा?
भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। और इसमें ना इस तहत के तहत मतलब इस एक्ट के तहत जो है दास प्रथा का विरोध किया गया, इसको कानून बना करके इसको समाप्त कर दिया गया। बस इसमें यही दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। यही मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मतलब जो है जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, वो इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। और जो चीन के साथ व्यापार था उसको आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया, उसे केवल पॉलिटिकल वर्क के लिए ही जारी रखा गया। मतलब और जो देखिए इससे पहले वाले एक्ट जो 1813 वाला एक्ट था उसमें चीन को प्रतिबंधित नहीं किया गया था, लेकिन अब क्या किया गया 1833 में कि जो चीन था उसके साथ भी बिजनेस को समाप्त कर दिया गया, लेकिन केवल क्या जारी रखा, राजनैतिक कार्य को जारी रखा। ठीक है, व्यापार समाप्त कर दिया गया, राजनैतिक कार्य को जो है वो जारी रखा गया। अब अगर हम बात करें दास प्रथा का अंत कर दिया गया। दास प्रथा का अंत कर दिया गया। देखिए दास प्रथा के खिलाफ जो है ना, देखिए हुआ क्या था कि इसके तहत जो दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया। दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया। ठीक है, इसको समाप्त कब किया गया, 1843 में एक्ट बना के, इसे एक्ट बना के या कहा जिसको कह सकते हैं एक्ट क्या मतलब कानून बना के इसको समाप्त कर दिया गया। खिलाफ कब घोषित किया गया, 1833 में। एक्ट कब बना, 43 में। 10 साल का अंतर है। 1833 में क्या कानून के खिलाफ घोषित किया गया और 1843 में लॉ बना के इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं 1853 का राजलेख। इसमें 1853 का राजलेख, 1853 का राजलेख। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं, इसमें बस ये है कि इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया और इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। तो इंडिया के लिए क्या स्थापित किया गया, एक विधान परिषद जो है वो स्थापित किया गया। किस एक्ट के तहत, 1853 के राजलेख के तहत। ठीक, 1853 के राजलेख के तहत जो है वो विधान परिषद है वो शुरू किया गया। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, विधान परिषद। अच्छा, सदस्य कितने थे इस समय, इसमें सदस्य थे 12 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 12 मेंबर थे। इस अधिनियम द्वारा कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, एक चीज़ और था इसमें, भूल गया। ये था कि जो निर्देशक मंडल थे, जो आपके निदेशक मंडल थे, कौन निदेशक मंडल थे, उनके जो मेंबर्स, सदस्यों के जो मेंबर थे वो जो पहले 24 थे, अब उनकी संख्या 18 कर दी गई है। जो कि पहले 24 थे, अब कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, अब सब जगह देखना चार्टर लगा हुआ राजलेख। अब ये जो 1853 है ना,
यहाँ से इस अधिनियम में जो है, इस अधिनियम में क्या कर दिया गया, चार्टर नाम राजलेख शब्द को हटा करके अधिनियम शब्द का यूज करने की बात की गई। यह जो एक्ट है भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर था। अब इसके बाद क्या हुआ, अधिनियमों की शुरुआत होना शुरू हो गई, तो जिसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। थैंक यू।